बताता हूँ, क्योंकि टेस्ट को लेकर बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम होती है। खासकर जो छत्तीसगढ़ सिविल जज दे रहा है अभी 57 पोस्ट, तो उसके पास समय बहुत कम है। अब इस बचे हुए समय पे देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप जब शुरू करते हैं, मैं बार बार एक ही चीज दोहराता हूँ, आपको भी ये समझाने में जो है ठीक है मुझे मेहनत करनी पड़ती है कि देखिए कोई भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। भाई बैरक तो अतः है, बड़ा है, बृहद है। अभी आप लोगों ने कोई टेस्ट दिया, तो अब हमारे अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि वहां से प्रश्न क्या आएंगे। तो हमेशा मैं ये कहता हूं कि जब भी आप एक्ट पढ़ते हैं तो उसको 4 हिस्सों में पढ़िए। पहला हिस्सा होता है जो प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। प्रोविजंस का मतलब है जो प्रावधान, ठीक है। और प्रावधानों को किस में लिखा गया है? सेक्शन में। सबसे पहले हम जो है सेक्शन पढ़ते हैं कि भाई इस सेक्शन में ये चीजें दी गई है, तो हमें सबसे पहले सेक्शन नंबर मालूम होना चाहिए, ठीक है, कि इस सेक्शन के बारे में कह क्या रहा है। अब जैसे हमने सेक्शन 1 पढ़ा तो लिखा हुआ है उसका नाम और संक्षिप्त विस्तार। इसका मतलब इस सेक्शन में सिर्फ ये कह रहा है कि ये नाम क्या होगा इसका, और इसका विस्तार या इसका एक्सटेंशन क्या होगा। ये इसकी हेडिंग हो गई, ठीक। अब इस हेडिंग का जो प्रोविजन है वो अंदर दिया होगा, ठीक है, कि इसका नाम सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है, 1908 है। इसका नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है, एक सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। ये कहलाता है उस सेक्शन का कंटेंट या फैक्ट, ठीक है। सेक्शन जितना बड़ा होगा उसके फैक्ट, नंबर ऑफ फैक्ट ज्यादा होंगे। अगर एक लाइन में लिखा हुआ है कि इसका नाम सिविल प्रक्रिया संहिता, ठीक है, 1908 है और ये संपूर्ण भारत में, ठीक है, क्या है, विस्तारित है, सिवाय अब उसके नीचे लिखा हुआ है। अब जो सिवाय लिखा हुआ है इसका मतलब है छोड़कर, तो वहां लिखा है नागालैंड और जनजाति राज्यों में लागू नहीं होता, ये आती है बात। इसका मतलब है कि अब ये सेक्शन जो है नंबर ऑफ बहुत सारे फैक्ट में बदल गया है। तब इस नंबर ऑफ फैक्ट को आपको याद करना पड़ेगा। तो आप अगर बैरक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसी के बाजू में मैं बार बार कहता हूं कि आप उसमें मार्क करके उसके ऊपर नंबर 1 2 3 लिख दीजिए, और नोट्स बना रहे हैं तो इस नोट्स को आप इस तरह के फैक्ट में बदल दीजिए, ठीक है। तो एक सेक्शंस का प्रोविजन कैसे बन गया, आपने सेक्शन नंबर लिखा 1 और उसके मुख्य बिंदु 1 2 3, मतलब अब यहां से आने वाले सारे प्रश्न हमारे बन गए, ठीक है। अब इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, ठीक है, प्रोविजंस के बाद, वो होते हैं इसके इलिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग दृष्टांत। अब ये जो लॉज बने हुए हैं ये अंग्रेजों के बनाए हुए कानून है, अब जो हम बना रहे हैं वो हमारे बनाए हुए कानून है। तो अंग्रेजों ने जब भारत में कानून लाया था तो एक प्रश्न जो है विधि आयोग में उठाया गया था कि भारत के लिए कानून नए हैं, तो इसको समझा कैसे जाए। देखिए अभी आज के कानूनों में इलिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, पर अंग्रेजों ने एक खास बात यह की है कि जब वो कानून लेके आए तो भारतीयों को और न्यायालय को, ठीक है, समझाने के लिए, उसका उदाहरण देने के लिए उन्होंने अलग अलग एग्जाम्पल दृष्टांत के रूप में लाए, जो कि अलग अलग केस लॉ हुआ करते थे। या उस जगह पर, ठीक है, ब्रिटेन में वो एग्जाम्पल होते थे, यूरोप में वो एग्जाम्पल के रूप में होते थे, तो उसको यहां समझा दिया, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं अटेम्प्ट की, बीएनएस में जाते हैं, ठीक है, तो बीएनएस में एक चैप्टर है, अब नया चैप्टर आ गया है, दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और, ठीक है, प्रयत्न। तो प्रयत्न के नीचे जो दृष्टांत दिया हुआ है ये एक्चुअली ब्रिटेन में उठने वाले विवाद थे। केस लॉ था आर वर्सेस रिंग, आर वर्सेस डोड और आर वर्सेस चिसमैन, ये तीनों का मिला हुआ। उसमें फिर एक उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति है और वो पर्स के अंदर हाथ डालता है और वो खाली है, ठीक है, तो उसने अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया, ठीक है। तो इस तरह के जो दृष्टांत होते हैं, जो इलिस्ट्रेशंस होते हैं, वो मदद करते हैं हमको उस सेक्शन के समझ को बनाने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इलिस्ट्रेशंस को भी बहुत ध्यान से पढ़िए आप लोग, हमेशा बहुत, ठीक है, एकदम केयरफुली इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तीसरी चीज, ठीक है, आप जब हम प्रोविजन पढ़ते हैं, हमने सेक्शन पढ़ लिया, उसके, ठीक है, लिखे हुए तथ्यों को पढ़ा, फैक्ट को पढ़ा। अब इसके साथ कभी कभी हमको कुछ चीजें मिलती हैं, एक होता है स्पष्टीकरण,
ठीक है। और दूसरा होता है अपवाद, जिसको हम एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शंस कह रहे हैं। ये हर सेक्शन के साथ नहीं होता, पर कुछ सेक्शंस के साथ होता है। ठीक है, अभी आप लोग जैसे मान लीजिए सीपीसी पढ़ रहे हैं क्लास में, तो सीपीसी में ठीक है धारा 10 पढ़ा। अब धारा 10 के नीचे एक स्पष्टीकरण लिख दिया है कि विदेशों में चल रही प्रक्रिया के संबंध में ये धारा लागू नहीं होती है। मतलब विदेशी न्यायालय में अगर कोई मामला लिस्पेंडेंस है, चल रहा है, लंबित है, तो धारा 10 जो है भारतीय न्यायालय पे लागू नहीं होगी। इसका मतलब है कि इस सेक्शन का जो दायरा है, ठीक है, वो केवल भारतीय न्यायालय में चल रही प्रक्रिया के अंदर शामिल होता है। विदेशी न्यायालय में चल रही प्रक्रिया को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इसको पढ़ने से क्या स्पष्ट हुआ? नहीं यार, स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यह भारतीय न्यायालयों के लिए है। विदेशी न्यायालयों में जो है चल रही प्रक्रिया जो है वो भारतीय न्यायालय की प्रक्रिया में रेस सब जुडिस का रूल लागू नहीं करता है। ये इसका दूसरा पहलू हो गया। तो स्पष्टीकरण हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसी तरह से अपवादों की बात करें। अब कोई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसके नीचे अपवाद दिए हैं, ठीक है। अपवाद का मतलब होता है कि जो ऊपर दिए गए चैप्टर है, ठीक है, ये नीचे दिए जो अपवाद है ये लागू नहीं होंगे उस पर, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना भाई हम लोग घर में सबसे अपवादिक बच्चे हैं, तो अपवादिक बच्चे का मतलब है मेरे घर में जो है सब ऐसे हैं और मैं अपवादिक हूँ। सर मेरे घर में सब अनुशासित है पर मैं बहुत ही ज्यादा जो है चंचल हूँ, बहुत ही ज्यादा जो है, ठीक है, अनुशासनहीन हूँ। मैं आराम से सोता हूँ, आराम से उठता हूँ, पर मेरे घर में ऐसा नहीं। तो आप अपवाद हो गए, मतलब घर के जो लोग हैं उनसे आप अलग हैं, अलग हैं, ठीक है। तो अपवाद बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो एक्सेप्शन दिए हुए हैं, इसका मतलब है कि ऊपर दिए हुए जो प्रोविजंस है आपने जिसको पढ़ा है ये उस पर लागू नहीं होते हैं, या ये अपवाद कहता है कि कौन कौन सी बातें इससे छूटी हुई है, ठीक है। जैसे हम लोग मर्डर पढ़ते हैं तो मर्डर में 5 अपवाद दिए गए हैं और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई मृत्यु कारित की है पर ये नीचे दिए गए अपवादों में आएगा तो आप मर्डर के दोषी नहीं होंगे, आप सदोष मानववध या कल्पेबल होमिसाइड के दोषी होंगे। तो वो अपवाद हमारे लिए प्रश्न बनकर आते हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो स्पष्टीकरण जैसे रेस जुडिकेटा भी हमने पढ़ा है क्लास में, तो उसमें 8 स्पष्टीकरण दिए हैं। वो बताता है कि भाई पूर्ववर्ती न्यायालय क्या है, सक्षमता क्या है न्यायालय की, कहाँ लागू होता है, कैसे लागू होता है, कोर्ट अगर किसी डिग्री में साइलेंट हो गया है तो उस पर रेस जुडिकेटा कैसे लागू होता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन पे कैसे लागू होता है। तो वहां से ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी सेक्शन को पढ़ रहे हो तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले तो इंपॉर्टेंट सेक्शन मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं कैसे पता लगेगा कि प्रीवियसली इन सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं और हर जुडिशरी में इससे कहां से एक प्रश्न बन रहा है। आप जैसे एमपी और छत्तीसगढ़ का हम बोलते हैं ये स्टेट एग्जाम है, मतलब इसमें कहीं से घुमा फिरा के नहीं पूछता है, सीधे पूछता है। तो उनकी एक चॉइस दिख जाएगी कि भाई यहाँ से इस दायरे में इनके लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो सेक्शन जो हमारे आमून एक व्यवहारिक जीवन में जो है सुनने में आ रहा है, बोलने में आ रहा है, ठीक है, और घटनाओं में आ रहा है, कोर्ट के प्रोसीजर के रूल्स में आ रहे हैं रेगुलर वो चीजें, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और परीक्षा में जब क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो उनके भी जहन में वो चीज रहती है कि एक स्टूडेंट को ये सेक्शन तो कम से कम मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा, प्रोविजन पढ़ा, इलस्ट्रेशन पढ़े, उसमें अगर एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण दिया है तो हम उसको भी पढ़ेंगे, अपवादों को पढ़ेंगे। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक सेक्शन मेरा पूरा तैयार हुआ, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मेरे से बन जाएंगे, ठीक है। अब इसके साथ में अब आता है एक वो होता है केस लॉ, ठीक है। इतनी चीजों के पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा केस लॉ इंपॉर्टेंट है। अब केस लॉ में 2 चीजें हो गई, एक हो गया आपका जिसको हम बोलते हैं लीडिंग, क्या बोलते हैं, लीडिंग केस लॉ, और दूसरा होता है जो कंटेम्पररी या ठीक है करंट बोल सकते हैं हम उसको, क्या बोल सकते हैं हम, करंट केस लॉ। अब लीडिंग केस लॉ का मतलब वो काफी समय हो गया और वो चर्चा में था और उसने कोई दिशा निर्देश दी, उसने कोई गाइडलाइन दी, ठीक है, और आज भी उसे जो है नजीर के रूप में, इलिस्ट्रेशंस के रूप में कोर्ट में साइटेशंस के रूप में पढ़ा जाता है। अब ये प्रिवी काउंसिल दे सकता है, ठीक है, ये कौन दे सकता है, आपका
हाई कोर्ट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट दे सकता है, जिसको हम रेफरेंस के रूप में लेते हैं कि हाँ भाई एक समय था और इस समय में इसका इंटरप्रिटेशन किया गया। ठीक है, अब लीडिंग केस लॉ, हर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट में आपको वो लीडिंग केस लॉ मालूम होने चाहिए जो एक माइलस्टोन रूप में उसको कोई इंटरप्रिटेट किया है उन्होंने। जैसे अगर हम बीएनएस की बात करें तो अगर किसी को रेग बनाम गोविंदा नहीं मालूम है, ठीक है, और वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये कहना चाहिए कि उसकी तैयारी जो है कमजोर नहीं, बहुत ज्यादा कमजोर है। ठीक है, अब उसी रेग बनाम गोविंदा से, ठीक है, आर पुनैया का केस आया, आंध्र प्रदेश वाला पुनैया, आंध्र प्रदेश वर्सेस पुनैया का मामला है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये मालूम होना चाहिए, हाँ ठीक है, अगर करंट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने कुछ कहा है और इसकी तैयारी हमारी नहीं है, तो ये बोल सकते हैं कि हाँ कुछ तैयारी कमजोर है, पर केस लॉ तो हमको मालूम होना चाहिए। तो इसको पढ़ने के लिए, ठीक है, हम कॉलेज से ही इसको रेफर करते आए। जैसे अगर कोई बच्चा है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो मोहरी बीबी का केस हमने नहीं पढ़ा है और हम धारा 11 और 12 को जो है इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसका मतलब क्या है कि हमारी तैयारी कमजोर है। जैसे कल टेस्ट में मैंने पूछा कि ठीक है कौन सा ऐसा केस लॉ है जिसमें आपका आया था उत्तर प्रदेश वाला, दरियाओ सिंह वाला उत्तर प्रदेश राज्य का, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या था उस केस का, क्या रेट जुडिकाटा कहाँ, रेट पिटिशन में। ठीक है, तो रेट पिटिशन में रेट जुडिकाटा अप्लाई होगा कि नहीं। अब हमने धारा 11 का स्पष्टीकरण जो है 6 पढ़ा कि जो लोक हित संबंधित वाद हैं, जो लोगों से जुड़े हुए वाद हैं, वो तो लागू होंगे, पर इसका स्पष्टीकरण किसने किया, कौन से केस लॉ ने, कि नहीं भाई आप सही सोच रहे हो, और पीआईएल जो है या जो हमारे रेट पिटिशंस हैं, तो रेट पिटिशंस पे भी इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो केस लॉ, अब ये क्या हो गया, लीडिंग केस हो गया। कंटेम्परेरी या करंट केस लॉ का मतलब क्या है कि अभी हाल फिलहाल में पिछले 2-4 साल में किसी मैटर पे जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है क्या, बोले हाँ कहा है, तो वो आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो गया। और ये लीगल अपडेशन या लीगल करंट अफेयर का पार्ट हो गया, इसको आप तैयार करते जाइए। इस पे पकड़ बनाने का मतलब यह है कि आप कितनी पैनी नजर रखते हैं अपनी स्टडी में केस लॉ को लेकर, उससे पर निर्भर होगा। अदरवाइज ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, लीडिंग केस लॉ सब पढ़ रहे हैं, तो हमारा लगभग जो है 90 से 95 95% हमारी तैयारी हो गई। कुछ केस लॉ अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो एक अलग बात है, पर केस लॉ आपकी तैयारी करना पड़ेगा। तो यदि आप इस तरह से किसी सब्जेक्ट को समझेंगे और उसके बाद उसको पढ़ेंगे, तो आपके टेस्ट भी और आपका परफॉर्मेंस भी और आपका सिलेक्शन भी बिल्कुल नजदीक हो जाएगा। अदरवाइज 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, केवल रीडिंग करते हैं और रीडिंग करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो रीडिंग नहीं करना है, हमें समझना होगा कि भाई मैं इसको पढ़ रहा हूं तो इससे क्या क्या प्रश्न बनेंगे, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और छोटी छोटी बातों को हम पढ़ते पढ़ते फेजेस को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, तब जाके आपकी तैयारी होगी। तो हम लोग कॉलेज में क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग, पर हमने कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की है। तो एक जो है आपको एज अ एस्पिरेंट ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो, वो कैसे प्रश्नों को वहां से उठाएगा। अगर आपने इसकी पकड़ बना ली, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अभी कठिन काम तो रहेगा याद करने वाला, पर यही इसका मूल मंत्र है, और सारे 15 सब्जेक्ट आपके जितने आप पढ़ रहे हैं उस पर ये अप्लाई करोगे आप लोग, तब जाके आपसे जो है, ठीक है, सिलेक्शन की उम्मीद की जा सकती है अपने आप से। आप ठीक है, तो तैयारी में थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखें।